नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। आप सभी को ये पता होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ है वह टोटल 133 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है। तो हम लोग इन 133 शिफ्ट में जो भी आपके स्टैटिक जीके, इतिहास या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है उसमें आपके एक पेपर में टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग दो पेपर के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये इस सीरीज का भाग 1 है। आने वाले समय में आपको चाहे ग्रुप डी का एग्जाम देना है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है, या फिर अगर आपको एसएससी जीडी वगैरह का एग्जाम देना है, तो उन सभी के लिए यह जो सीरीज है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे सेट हैं इसका लाइव टेस्ट भी होता है अनअकैडमी के मेरे द्वारा। तो अगर आप लोग इन लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी। लिंक पर आप लोग क्लिक करिए और उसके बाद में आप अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल मेरी यहाँ पर फ्री क्लास होती है। तो क्लास में आइए और जो टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव करिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रेलवे कैटेगरी में जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर परचेज करना है तो वह आपको लगभग 2400 से 3000 रुपए में मिल जाएगा। तो इस सब्सक्रिप्शन को भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको एक बार मुझसे कॉन्टेक्ट करना होगा व्हाट्सएप के ऊपर। नंबर मेरा आपको अभी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। तो इस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है उसे अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मेरी फ्री क्लासेज होती हैं उसके लिए आपसे एक कोड पूछा जाता है, तो वहां पर कोड यूज करिएगा KV10। अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है अनअकैडमी पे और आप उसके ऊपर भी डिस्काउंट चाहते हैं तो भी आप लोगों को ये कोड याद रखना है और आप मुझसे किसी भी कोर्स के लिए यहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है। तो देखिए, दिल्ली में स्थित नहीं है पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको यहाँ पर इंडिया गेट भी मिलेगा दिल्ली में, अलाई दरवाजा भी आपको मिलेगा दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा भी आपको दिल्ली में ही मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बुलंद दरवाजा की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा आगरा में। कहां पर है? आगरा में जो फतेहपुर सीकरी बसाया था अकबर ने 1571 में, वहीं पर जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद जाने के लिए जो आपको रास्ते में गेट मिलता है उसी का नाम है बुलंद दरवाजा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ये है फतेहपुर सीकरी में, बाकी सारे आपको मिल जाएंगे दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। ऑप्शन यहां पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग अन्य लोगों की बात करें तो जो हमारे परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके द्वारा किस समाज की स्थापना हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। राजा राम मोहन राय जी की बात करते हैं तो इन्होंने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, पांडुरंग जी ने 31 मार्च 1867 को मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की बात करते हैं तो सिख धर्म में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, हमारे सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे यानी कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। 30 मार्च 1699 को सिख धर्म के जो हमारे आखिरी गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी, उन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो युद्ध है ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अकबर की जो सेना है उसको लीड किया था यहाँ पर बैरम खान ने और इस युद्ध में अकबर को जीत मिली थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। जबकि पानीपत का जो पहला युद्ध है वह आपके 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तीसरा युद्ध कब हुआ था और किनके बीच में लड़ा गया था ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब ने। होम रूल लीग जो आपका हुआ था 1916 में,
उसी दौरान इन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो इस रॉकेट सिस्टम का नाम है यहाँ पर पिनाका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इससे आप लोग मिसाइल वगैरह को लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सेट में 6 मिसाइल देखने को मिलती हैं, और ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो कि विषाणु से होती है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो आप देख सकते हैं जो चेचक होता है, जिसे आप लोग स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ये विषाणु से होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी सारी बीमारियों के नाम मैंने लिखे हुए हैं कि कौन वायरस से होती है, कौन आपके बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, फफूंद से कौन होती है। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। विषाणु वाला मैं आपको बता देता हूँ, एड्स हो गया, जीका, डेंगू, निपा, इबोला, चिकनगुनिया, पीला ज्वर, सर्दी जुकाम, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, छोटी माता, चेचक, हाइड्रोफोबिया, खसरा, घलसुआ, हेपाटाइटिस, पोलियो और मनिंजाइटिस, ये सारे आपके होते हैं वायरस से। अगला प्रश्न है कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? तो ध्यान रखिएगा ये मिशन शुरू हुआ था 5 नवंबर 2013 को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो के द्वारा PSLV एक्सेल C25 रॉकेट का यूज किया गया था, और ये जो आपका मिशन है वह आपके मार्स की कक्षा में पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। तो ये भी पूछा जाता है, डेट आप लोग एग्जैक्ट याद रखिएगा। 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था और 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा था मार्स की कक्षा में। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो आसान सा प्रश्न है, ये रेशम की खेती से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग पक्षी पालन की बात करते हैं तो इसका ये आपके एवी कल्चर के अंतर्गत आता है। मछली पालन की बात करें तो पिसी कल्चर में आता है। मधुमक्खी पालन आपके एपी कल्चर में आता है, और रेशम की खेती आता है सेरी कल्चर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो पहले तो आपको बिम्स्टेक का पूरा नाम याद होना चाहिए। बिम्स्टेक का पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम है। टोटल इसमें आपको 7 मेंबर कंट्रीज मिलेंगी, लेकिन मालदीव इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है, प्रेसिडेंसी इस समय श्रीलंका के पास में है, और भूटान के तेंजिंग लेक पेल ये पिछले साल इसके बने थे प्रमुख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि आपकी नहीं गुजर सकती है? तो जाहिर से आप सभी को यह पता होगा कि ध्वनि को यात्रा करने के लिए आपके एक मीडियम की जरूरत होती है, और अगर मीडियम नहीं है तो ध्वनि आपकी नहीं चल पाएगी। तो निर्वात में ये नहीं चलती है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 में जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया गया था? तो हमारे मलयालम भाषा के एक कवि थे, पिछले साल हालांकि इनका निधन भी हो चुका है। इनका नाम है अक्कीतम अच्युथन नम्मुदरी। तो कब मिला था इनको ये पुरस्कार? 2019 में। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। पहला किसको मिला था? तो पहला 1965 में मिला था, वो भी हमारे मलयालम भाषा के ही कवि थे, और नाम था उनका GS कुरूप। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से दक्षिण अफ्रीका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं, यानी कि जो आपके समुद्र के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं? तो 2 देश में से एक है पराग्वे, दूसरा है बोलीविया। लैंडलॉक कंट्री हैं, तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आपका बोलीविया है, यहाँ पर है पराग्वे, और दोनों है लैंडलॉक। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, सबसे बड़ा है कजाकिस्तान, जो कि आपको एशिया में मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो कि श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है? तो आसान सा है, जोजिला दर्रा है, जो कि आपको नेशनल हाईवे 1 पर देखने को मिलेगा। इसी पर आपके जोजिला टनल का निर्माण भी हो रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उबंटू आपका क्या है? तो उबंटू की बात करते हैं तो ये होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे विंडोज हैं, जैसे विंडो XP था, उसके अलावा विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सारे आपके हो गए। और जो आपका मोबाइल होता है उसमें भी आपने देखा होगा एंड्रॉयड होता है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो मोबाइल के लिए भी होता है, एप्पल का भी आपके विंडोज़ होते हैं
तो ये सारे होते हैं यहाँ पर विंडोज। ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना की बात करते हैं तो बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, यानी कि छोटी बच्चियों के लिए आप इसे खोल सकते हैं, डी हो जाएगा करेक्ट। तो 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी के द्वारा हरियाणा के पानीपत से इसको लॉन्च किया गया था और इसमें अगर लड़की की आयु यहाँ पर 10 वर्ष है तो 250 रुपए के न्यूनतम प्रीमियम के साथ में इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का यूज होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, मोल जिसे आप लोग आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, इसकी वैल्यू भी कई बार पूछी जाती है। तो 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ये इसकी वैल्यू होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड का जो द हेग है वहीं पर आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक हमारा होता है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आपको द हेग में ही मिलेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 सालों का। वर्तमान में हमारे देश से दलवीर भंडारी यहां पर न्यायाधीश हैं, तो ऑप्शन फिलहाल सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित विषय है वो क्या था। अब देखिए, आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि जो विषय था वो टाइम फॉर नेचर था, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था और जो आपके CBT 1 में उत्तर सही माना गया था वो है जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी था करेक्ट। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विषय क्या क्या रहे हैं। 2018 में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, 19 में बीट एयर पॉल्यूशन, 20 में टाइम फॉर नेचर, मेजबान देश आपका 20 में कोलंबिया था। इस साल का विषय है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और मेजबान देश है यहाँ पर पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस चलती है। तो ये आपकी फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी और पहली चलती है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में, दूसरी वाली चलती है नई दिल्ली से कटरा के बीच में। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इसी वंदे मातरम एक्सप्रेस को हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये जो अधिनियम है ये पारित हुआ था 1986 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि जो आपके NTPC CBT 1 का एग्जाम हुआ है और जो आपके CBT 2 का एग्जाम होगा, दोनों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको कोई भी अंतर नहीं मिलेगा, बस केवल प्रश्नों की संख्या बदल जाएगी। यानी कि CBT 1 में आपके 40 प्रश्न थे और जो CBT 2 होगा उसमें पूछे जाएंगे 50 प्रश्न। बाकी प्रश्न आपको एज इट इज यही देखने को मिलेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब हमारे देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। उसके बाद में हम लोग जल प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम की बात करें 1974 में आया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 में आया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर व इंटरनेट के डोमेन में URL का पूरा नाम क्या है। तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया था। बहुत बार ये आपके ग्रुप CBT 1 में पूछा गया था। तो ये है विजया बैंक और देना बैंक, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब पिछले साल यानी कि 2019 में आपके कई सारे बैंकों के विलय की घोषणा हुई थी, जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल में चले गए, सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में चला गया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चले गए और इलाहाबाद बैंक जो कि सबसे पुराना था ये चला गया इंडियन बैंक में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। अब 7 सिस्टर्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आपका असम हो गया ऊपर, फिर इसके नीचे मेघालय है, यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ पर मिजोरम है, ऊपर आएंगे मणिपुर है, फिर नागालैंड है, ऊपर यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो जो हमारा सिक्किम है वो 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि कंप्यूटर के किस भाग को उसके ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है, तो ये हमारा होता है CPU। क्या होता है? CPU, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आपके कंप्यूटर का दिमाग होता है, क्योंकि कंप्यूटर आपका ऑपरेट इसी से होता है। ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो सबरीमाला टेम्पल की बात करें तो ये हमारे केरल में है। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब कई बार पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर है जहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो वो भी हमारा सबरीमाला का मंदिर ही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी दे दिया था, लेकिन फिर भी महिलाओं का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। और ये जो मंदिर है वो लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है। किसको? लॉर्ड अयप्पा को। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, गोबी मरुस्थल आपको मिलेगा एशिया में। बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न था। देश की बात करें तो मंगोलिया और चीन में आपको मिलेगा गोबी मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राज तरंगणी नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, और ये जो पुस्तक है इसको लिखा है कल्हड़ साहब ने। किसने लिखा है? कल्हड़ ने। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो सबसे युवा राष्ट्रपति की बात करें तो ये हमारे हैं श्री नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी साहब 1977 से 82 तक भारत के ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी को 64 साल और 67 दिन की आयु में ये हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे। अच्छा, सबसे युवा पीएम की बात करें तो कौन है? सबसे युवा पीएम आपके थे राजीव गांधी, जो कि 1984 में 40 वर्ष की एज में बन गए थे पीएम। और सबसे अधिक एज के कौन है? तो उनका नाम है मोरारजी देसाई, जो कि लगभग 82 साल की एज में बने थे पीएम। अच्छा, चलिए कमेंट में बताइएगा कि हमारे देश के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति कौन थे। क्या मैंने पूछा? हमारे देश के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये देश का नाम है जापान। अब हम लोग अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो आप सभी को पता होगा यूनाइटेड नेशन का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें आपको 5 परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे। कौन कौन है? पश्चिम से शुरू करते हैं तो अमेरिका हो गया, उसके बाद में यहाँ आइए यूके है, फिर थोड़ा और आगे आइएगा फ्रांस है, फिर आप लोग थोड़ा और आगे आएंगे तो रसिया है, और उसके नीचे है चाइना। तो कुल मिलाकर के 5 है। जापान इसका हिस्सा नहीं है। 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और 21 से 22 के लिए भारत इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना है 2 सालों के लिए। तो डी होगा यहाँ पर जापान करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमि सागर तट है। तो सबसे लंबा आपको गुजरात में मिलेगा। इजी प्रश्न है, सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने जो साबरमती से लेकर के दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, ये आपके किस जिले में देखने को मिलेगा। तो 12 मार्च को इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी दांडी से, और ये वर्तमान में नवसारी में। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। अब सहजीवी संबंध आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 लोग हैं और 2 लोगों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरा करते हैं। हाँ, इसको आप लोग अपने आप से भी रिलेट कर सकते हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि 2 लोग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे की ज़रूरतें को पूरा कर रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल है काई। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये इसका 3रा एडिशन था, और इसको आयोजित किया गया था गुवाहाटी में। असम का शहर है गुवाहाटी। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? तो वो आपका रहा था महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र। अच्छा, पिछले साल आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हुए थे, तो वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए थे। उसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। जो चौथा खेलो इंडिया गेम प्रस्तावित है वो 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण अब वो 2022 में होगा। और कहाँ पर होगा? तो हरियाणा के पंचकुला में उसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुडनकुलन नाम की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुडनकुलन की बात करें तो ये आपको मिलेगी तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। 2012 में रसिया की सहायता से ये आपका संचालित हुआ था, और हमारे देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। यहाँ पर वर्तमान में आपको 1000 मेगावाट की 2 यूनिट देखने को मिलेंगी। तो सबसे शक्तिशाली हमारे देश का है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो कहाँ की है ये आपके है उड़ीसा की। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अभी CHSL में क्या प्रश्न पूछा गया था? CHSL में इन्होंने पूछ लिया था कि ये जो पट्टचित्र शैली है ये किस भगवान को डेडिकेटेड है? तो ध्यान रखिएगा भगवान कृष्णा को ये डेडिकेटेड है, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम में शामिल है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी महारत्न कंपनी है। बिल्कुल आसान सा है, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा, जिसके CMD है प्रमोद अग्रवाल। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वर्तमान में हमारे देश में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं, 10 के नाम मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पॉज करके वो पढ़ सकता है। हाँ, मुझे पता है इंटरेस्टेड आप में से कोई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? अब देखिए इसमें कई बार लोग गलती करते हैं, टेस्ट में भी इसमें लोगों ने गलती कर दिया। देखिए पूछा गया है द्रव्यमान, तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका होता है मास और एक आपका होता है वेट। तो वेट आपका बदलता है क्योंकि इसमें आपका जी काम करता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान जो आपका चंद्रमा पर है वही आपका पृथ्वी पर भी होगा 60 किलोग्राम। हाँ, वेट की बात की जाती तो ये हो जाता 10 किलोग्राम। ध्यान रखेंगे यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये संस्थान आपको मिल जाएगा शिमला में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है और यहीं पर आपको सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा, ये होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ध्यान रखिएगा जब तक हमारे देश में 104वां संविधान संशोधन नहीं लागू हुआ था 2020 तक, उस समय तक अधिकतम संख्या हो सकती थी 552। कितनी? 552। लेकिन जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा जो हमारे आंग्ल समुदाय के 2 व्यक्ति मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उसको अब कर दिया गया है समाप्त। तो जाहिर सी बात है ये 2 अगर हो गए हैं समाप्त तो अब इनकी संख्या होगी 550। हालांकि सीटें इस समय 545 हैं, लेकिन मैक्सिमम ये हो सकती हैं 550। डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ईस्ट इंडिया के खिलाफ जो प्लासी का युद्ध था इसको लड़ा था सिराजुद्दौला ने। किसने लड़ा था? सिराजुद्दौला ने लड़ा था। ये युद्ध आपका हुआ था 23 जून 1757 को, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो अंग्रेजों की सेना थी उसको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो सिराजुद्दौला साहब ने इसको लड़ा था, सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न, नई दिल्ली में आपको साहित्य अकादमी का मुख्यालय मिलेगा। 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन, जिसके मंत्री इस समय जी किशन रेड्डी साहब हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषाएं तो हमारी वो हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और 2 भाषाएं हैं राजस्थानी और अंग्रेजी। तो यहाँ पर फिलहाल बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है ये आपको मिलेगी उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, शरावती की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात के बारे में, तो वो भी हमारे शरावती नदी के ऊपर है। और शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको मिलेगी कर्नाटक में। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये कोयना नदी पर है। किस राज्य में है? तो ये आपके हैं महाराष्ट्र में। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी के ऊपर है? तो रावी नदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपने पढ़ा होगा अदिश राशियां हमारी वह राशियां होती हैं जिनमें केवल एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि उसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है, उसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है। तो द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है, बाकी वेग, संवेग और बल ये सारी आपकी होती हैं सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो कि डैश डैश की चेतावनी देता है। तो लाइकेन से ही आपका वो बनता है लिटमस पेपर। और ध्यान रखिएगा ये आपके वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है, विशेष तौर पर जब आपके नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वायु में बढ़ने लगते हैं तो इससे लाइकेन स्ट्रेस फील करता है और उसी से आपके वायु प्रदूषण की चेतावनी मिलती है। तो बी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करते हैं तो मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी हो गया, सीडी रोम है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी है। लेकिन प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो ये ऑक्सिलरी नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में कि जो आपका PRO रोम होता है ये एक प्रकार की डिजिटल मेमोरी होती है और इसमें जो आपने एक बार डेटा सेव कर दिया वो हो जाता है परमानेंट, उसे आप लोग बदल नहीं सकते हैं। बाकी ऑक्सिलरी मेमोरी में आप डाटा को बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो 2020 वाला ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 2020 में ये मिला था गली बॉय को। बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार इसी के लिए रणवीर सिंह को मिला था। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार इसी के लिए आलिया भट्ट को मिला था और बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार इसी मूवी के लिए मिला था। नाम उनका क्या है जो मोटी सी है भाई, कौन सा नाम है उनका, डी फिलहाल होगा करेक्ट, नाम उनका मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ, जोया अख्तर। तो ध्यान रखिएगा जो मोटी सी हैं जोया अख्तर को इसके लिए मिला था बेस्ट फिल्म निर्देशक का पुरस्कार। चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इस साल जो हमारा फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है उसमें बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी रही है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसका कार्यक्रम है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है क्योंकि यूनानी संघ, महाद्वीपीय संघ, विश्व संघ ऐसे संघ के नाम ही आपने नहीं सुने होंगे। यूरोपीय संघ का नाम आपने सुना होगा सिर्फ। तो ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ की ये पहल है, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे यूरोपीय संघ के देश हैं वह दुनिया के विकासशील देशों के साथ में जुड़े यहाँ पर, और जो भी क्लाइमेट चेंज की समस्या है उससे ये लोग आगे बढ़ें। तो 2008 से 15 तक पहला चला था और 2015 से इसका दूसरा फेज चल रहा है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था। तो अमेरिका के सहयोग से 1961 में हमने इसको बनाने की शुरुआत की थी महाराष्ट्र के तारापुर में। फाइनली 1969 में ये आपका चलना शुरू हो गया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। टोटल इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। 4 यूनिट आपको मिलेंगी जिनमें से 2 160 मेगावाट की हैं और 2 आपकी हैं 540 मेगावाट की। तो ऑप्शन हो जाएगा 1969। अगला प्रश्न है कि किसके नियमानुसार स्थिर तापमान पर जो गैस का आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो नियम है इसको दिया था बॉयल ने। किसने दिया था? चार्ल्स बॉयल के द्वारा ये दिया गया था और इसका सिंपल सा मतलब होता है कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, इसका ये मतलब होता है। तो सी हो जाएगा बॉयल का नियम यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है इसका पहला प्रयास किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा 1966-67 में सबसे पहली बार प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने और उसके बाद में 1931-32 में प्रोफेसर BKRV राव के द्वारा साइंटिफिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी। तो दोनों पूछे जाते हैं। ऑप्शन फिलहाल बी होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सूर्य की जो चमकती हुई सतह होती है इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं प्रभामंडल। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्रभामंडल। देख सकते हैं फोटोस्फीयर इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2020 में जो आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया था। तो ये पुरस्कार मिला था रॉबर्ट वी विल्सन को। किसे मिला है? रॉबर्ट वी विल्सन को मिला है। ध्यान रखिएगा इसके अलावा पॉल आर मिलग्रोम थे। तो 2 लोगों को मिला था अर्थशास्त्र के फील्ड में। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद वाले राज्यों की बात करें तो थोड़ा सा ये नजर डालते हैं। देखिए ये हमारा हो गया भारत, ऊपर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश और बिहार, नीचे आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, इसके नीचे कर्नाटक है, यहाँ पर तेलंगाना है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो टोटल 6 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पश्चिम बंगाल ने कहा है कि हम लोग विधान परिषद बनाएंगे और आंध्र प्रदेश ने समाप्त करने की योजना बनाई है। तो जब समाप्त होगा तो इसके बारे में आप लोग अपडेट कर लेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 169 जिसके अंतर्गत संसद के पास में ये पावर है कि किसी भी राज्य में विधानसभा को बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो संविधान सभा का विचार है वो सबसे पहले बार किसने दिया था। तो ये विचार दिया था 1934 में। नाम इनका है MN रॉय। क्या नाम है? MN रॉय नाम है। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारी संविधान सभा है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी गठित। तो ऑप्शन ए होगा MN रॉय करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार
सिर्फ संगीत से संबंधित है तो कांस्य आपके फिल्म का पुरस्कार है, टैगोर साहित्य का पुरस्कार है, ऑस्कर आपके फिल्मों का ही पुरस्कार है, ग्रैमी की बात करते हैं तो ये सिर्फ संगीत का पुरस्कार होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। और हमारे यहाँ के पंडित रविशंकर हैं जो कि 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से राष्ट्र ने 5 बार राष्ट्रमंडल गेम्स की मेजबानी की है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया इस देश का नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। सबसे पहली बार इसने 1938 में सिडनी में आयोजित किया गया था, 1962 में फिर पर्थ में हुआ था, ब्रिस्बेन में हुआ था 1982 में, और मेलबर्न में हुआ था 2006 में। इसके अलावा पता होगा 2018 में हुआ था गोल्ड कोस्ट में। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? सापेक्षता का जो सिद्धांत है इसको दिया था महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 1905 और 1915 में इनकी ये जो सिद्धांत है वो पब्लिश हुआ था। हालांकि ध्यान रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन को जो हमारा नोबेल पुरस्कार मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम के लिए मिला था। किस पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो आपका प्रभाव होता है उसके बारे में व्याख्या के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1921 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सी फिलहाल होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा की बात करते हैं ये मुंबई में आपका स्थित है। जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी के दिन। और संस्थापक कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा इसके संस्थापक थे। ध्यान रखेंगे आप लोग कि वर्तमान में इसके निदेशक हैं, नाम उनका है अजीत मोहंती। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका मुंबई होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 49वीं समानांतर किन देशों के बीच में सीमा रेखा है? बहुत ही लल्लू वाला प्रश्न है। ध्यान रखिएगा ये आपको मिलेगी अमेरिका और कनाडा के बीच में। किसके बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। मैंने आपको बताया था कि 49 डिग्री पैरेलल रेखा बनाती है, फिर आपका ग्रेट लेक्स आ जाता है जिसमें आपकी 5 झीलें हैं, और फिर है सेंट लॉरेंस नदी। तो ये सारी मिलकर के अमेरिका और कनाडा के बीच में बनाती हैं सीमा। फ्रांस और जर्मनी की बात करते हैं तो मैगीनॉट लाइन है जो इन दोनों के बीच में सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है 38 पैरेलल। क्या नाम है? 38 पैरेलल। तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति से आपका ग्रे कलर संबंधित है, यानी कि ब्राउन रेवोल्यूशन या ग्रे रेवोल्यूशन आप कहें, ये आपके फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन से संबंधित है। आपकी गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो जूट के प्रोडक्शन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति कई चीज़ों से जुड़ी है, जैसे कि हिमाचल और जम्मू में ये सेब के उत्पादन से है, पूरे भारत में मीट के उत्पादन से है, और आपके प्याज के उत्पादन से भी ये संबंधित है। तो ऑप्शन फिलहाल यहाँ बी धूसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो कर्नाटक में है बीजापुर, जहाँ पर आपको गोल गुंबद मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो मोहम्मद आदिल शाह को ये डेडिकेटेड है। 1656 में ये बनकर के तैयार हुआ था, और याकूत आप दाबुल ये इसके रहे वास्तुकार। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटरों में जो फिजिकल मेमोरी में संग्रहित आपके परिणाम होते हैं उनको बाहर लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जाहिर सी बात है बाहर आ रहा है तो इसका मतलब है आउटपुट प्रोसेस कहा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। और जो भी चीज़ें हमको आउटपुट में मिलती हैं उसके लिए जो डिवाइसेज होती हैं उनमें कई सारी डिवाइसेज आती हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, स्पीकर है, प्लॉटर, प्रिंटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। तो ये सारे हमारे होते हैं आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है कि जन शिक्षण संस्थान का जो संचालन है ये किसके संरक्षण में होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो संरक्षण है वो आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन होता है। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। तो जन शिक्षण संस्थान की बात करते हैं तो 1967 में इसको स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम था श्रमिक विद्यापीठ, जो कि बाद में बदल करके जन शिक्षण संस्थान हो गया। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एन आपके किस देश की मुद्रा है? तो एन की अगर हम लोग बात करें तो ये है जापान देश की मुद्रा। कहाँ का है? जापान की ये मुद्रा है। जापान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर योशिहिदा सुगे आपके पीएम थे, जिन्होंने कोविड-19 डिसमैनेजमेंट के कारण इस्तीफा दिया है। सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अच्छा, मालदीव का क्या है? तो मालदीव का रुपया है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वान। बाली आपकी कोई देश है ही नहीं, ये बाली आपके एक द्वीप है इंडोनेशिया का। तो यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ध्यान रखिएगा जापान की राजधानी टोक्यो है।
जो कि मनी हाइस्ट के 5वें सीजन में मर चुकी है। तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी के जनक हमारे हैं कार्ल लिनियस साहब। ध्यान रखिएगा, टैक्सोनॉमी आपके टैक्स से रिलेटेड नहीं है। जो भी हमारे जीव जंतु हैं उनका क्लासिफिकेशन किया था कार्ल लिनियस ने, और इसी क्लासिफिकेशन को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो सुरक्षा परिषद है इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। यूनाइटेड नेशन का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार है वो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो उस समय हमारे भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। डेट क्या है उसके ऊपर अभी आगे प्रश्न है तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगला है कि पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था। तो इस उपग्रह का नाम था एप्पल, और ये आपके जून 1981 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। कई बार एप्पल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसका पूरा नाम था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन मौजूद है उसे आप लोग क्या कहेंगे। जाहिर सी बात है, जीवन हमारा जहाँ पर मौजूद होगा उसे हम लोग कहेंगे जैवमंडल, यानी कि बायोस्फीयर। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सेब से संबंधित जो रोग है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो इस रोग का नाम है फायर ब्लाइट। क्या नाम है? फायर ब्लाइट इसका नाम है। बहुत ही खतरनाक रोग होता है। आप देख सकते हैं कि सेब हो गया या फिर अनार हो गया, उसको ये प्रभावित करता है और पूरी तरीके से फसलों को कर देता है बर्बाद। तो नाम इसका फायर ब्लाइट है। सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीका जी कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। तो इसे ब्रिटिश भारत में लाए थे इंदुलाल याग्निक। क्या नाम है? इंदुलाल याग्निक। 22 अगस्त 1907 को इन्होंने ये झंडा फहराया था, और देख सकते हैं झंडा कौन सा था? तिरंगा ही था। सी होगा यहाँ पर करेक्ट। ये देखिए, ये उस समय का हमारा झंडा था, और ये आपको इस समय पुणे में जो आपकी केसरी लाइब्रेरी है या मराठा लाइब्रेरी है वहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या आपके परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। परिसंचरण तंत्र यानी कि जो आपका खून पूरे शरीर में चलता है उसका हिस्सा नहीं है। तो हृदय आपका उसमें आता है, धमनी भी आती है, खून तो आपका आएगा ही, लेकिन बड़ी आंत की बात करते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है, यानी कि पाचन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या नाम है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने जो इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम शुरू किया था ये किसके लिए है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए। किसके लिए था? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक हमारे यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष भी है, तो वो आपके है टीकाकरण के लिए। किसके लिए है? टीकाकरण के लिए है आपका मिशन इंद्रधनुष, जो कि पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था। मोपला विद्रोह आपके केरल में हुआ था, जो उस समय फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे उनके खिलाफ ये हुआ था 1921-22 में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, संतूर वादक की बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा हमारे सबसे फेमस हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं शिव कुमार शर्मा हो गए, इनके पुत्र हैं राहुल शर्मा, भजन सपूरी आपके हैं, अभय सपूरी भी हैं, तरुण भट्टाचार्य हो गए, शिवहरि हैं, आर विश्वेश्वरन हैं, उल्हास बापट हैं और हैं सतीश व्यास। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे हमारे संतूर वादक हैं। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस दिन हुआ था। तो रेजिनाल्ड डायर के बारे में सुना होगा। इसके आदेश पर बैसाखी के त्यौहार के अवसर पर जो भी हमारे पंजाब में निहत्थे लोग बैठे थे उनके ऊपर ये गोलियां चलवा दिया था, और ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी? 1919 को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी जो डायर थे उनकी हत्या बाद में की थी उधम सिंह ने, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिया गया था या मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ये था 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। ध्यान रखिएगा, 10 मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर शामिल किया गया था। एक मौलिक कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। कहाँ से हमने ये लिया था प्रावधान?
तो सोवियत संघ यानी कि वर्तमान का जो रसिया है उससे हमने ये प्रावधान लिया था। आखिरी प्रश्न है कि नेट राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो ध्यान रखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा ये समझते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है? किसी भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत किसी पार्टिकुलर टाइम में जो भी वस्तुएं और सेवाएं आपकी बनाई जाती हैं उसका जो अंतिम मूल्य होता है उसे कहा जाता है जीडीपी। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं जीएनपी की, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी देश के नागरिक चाहे अपने देश में या दुनिया के किसी अन्य देश में जो पैसा कमा रहे हैं या जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित कर रहे हैं उस सभी के मूल्य को कहा जाता है जीएनपी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जीएनपी से आप लोग डिप्रिविएशन को घटा देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है एनएनपी की। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से सभी 80 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और जिन्होंने यहाँ तक देखा है वीडियो को वह लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।